ये शायद उन बेहतरीन वाइब कोडिंग टूल्स में से एक है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आपने शायद नहीं सुना होगा, और इसका नाम है होस्टिंगर होराइजन्स। अब व्यक्तिगत रूप से मैं सालों से होस्टिंगर का इस्तेमाल सिर्फ वेबसाइट्स और डोमेन होस्टिंग के लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि वे अपनी खुद की वाइब कोडिंग वेबसाइट टूल के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो मुझे इसे खुद आजमाना ही था। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये वाकई में अपने प्रचार पर खरा उतरता है या नहीं। क्योंकि होस्टिंगर होराइजन्स का दावा है कि यह एक सरल, शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल तरीका है एआई प्रॉम्प्टिंग का उपयोग करके अपनी खुद की वेबसाइट बनाने के लिए। और अगर वे लवेबल और बेस 44 जैसी कंपनियों से मुकाबला करना चाहते हैं, तो हमें इसे आजमाना ही होगा और देखना होगा कि क्या वे वाकई में एक बेहतरीन होस्टिंग प्रोवाइडर के रूप में अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, और साथ ही साथ उस प्रचार पर भी खरे उतरते हैं जो वे कर रहे हैं, यानी एक वाइब कोडिंग टूल होने का। क्योंकि गलत मत समझिए, होस्टिंगर होस्टिंग के लिए शानदार है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि ये होस्टिंग के लिए शानदार है, इसका मतलब ये नहीं है कि यह अपने आप ही शानदार होने वाला है। चलिए इसे परखते हैं। तो हम यहाँ एक साधारण प्रॉम्प्ट से शुरू करने जा रहे हैं। हम होस्टिंगर के होराइजन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ एक वेबसाइट जोड़ने जा रहे हैं। तो हम एक वेबसाइट जोड़ेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। और हमें वही सामान्य चीज़ मिलती है जो आप किसी वाइब कोडिंग टूल में देखेंगे, यानी आप क्या बनाना चाहते हैं। इसके बाद एक बड़ा टेक्स्ट बॉक्स आता है। एक डैशबोर्ड भी बनाएं। मैं इमेज अपलोड कर सकता हूँ, मैं माइक्रोफोन सक्षम कर सकता हूँ, और पहले से ही कुछ तैयार टेम्पलेट्स मौजूद हैं। तो जहाँ तक वाइब पुटिंग टूल की बात है, मुख्य चीज़ें जिनकी मैं वास्तव में तलाश कर रहा हूँ ताकि मैं उनकी तुलना कर सकूँ और उन्हें थोड़ा जांच सकूँ, वो ये हैं कि वे शुरुआती लोगों के लिए किस तरह की सुविधाएं देते हैं, वे विशेषज्ञ स्तर की कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं, और सिर्फ प्रॉम्प्टिंग के अलावा शुरुआत करना वे कितना आसान बनाते हैं। क्योंकि अक्सर जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स आप यहाँ बनाएंगे, वे सिर्फ प्रॉम्प्टिंग से नहीं बनते, बल्कि किसी पहले से बने टेम्पलेट से शुरू करके और फिर उसमें आगे निर्माण करने से बनते हैं। ये देखना अच्छा है कि उनके पास पहले से बने टेम्पलेट्स हैं जो खास तौर पर वेबसाइट्स और ऐप्स के हिसाब से फिल्टर किए गए हैं। तो कम से कम एक बहुत बुनियादी स्तर पर आप अपने इनवॉइस जनरेटर, लोगो मेकर, बजट ट्रैकर या कलर पैलेट जनरेटर से शुरुआत कर सकते हैं। वे सारी चीज़ें जो वास्तव में ज़्यादातर लोग बना रहे हैं। तो अगर आप उनके किसी टेम्पलेट से शुरुआत करते हैं, तो ये शुरुआती प्रॉम्प्टिंग को छोड़कर सीधे कुछ ऐसा पाने में मदद करता है जो दिखने में अच्छा हो। ये देखना अच्छा है। अन्य वाइब कोडिंग टूल्स की तरह वे ऐसे टेम्पलेट्स पेश करते हैं जिन्हें आप वेबसाइट या ऐप के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, ताकि बिना किसी प्रॉम्प्टिंग के आप शुरुआत में ही एक अच्छा दिखने वाला प्रोटोटाइप बना सकें। बस अपनी वेबसाइट या वेब ऐप चुनें, आसानी से एडिट करें, एक क्लिक में लाइव करें और एक क्लिक में अपनी वेबसाइट को डोमेन पर लॉन्च करें। बहुत अच्छा। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि इसका इंटरफेस भी लगभग उन्हीं अन्य टूल्स जैसा ही होगा जिन्हें हमने पहले देखा है, और ये एक अच्छा दिखने वाली वेबसाइट या ऐप जनरेट कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसे आजमाते हैं। आइए एक साधारण मास्टर प्रॉम्प्ट आजमाते हैं, जिसे मैं कुछ बनाने के लिए डाल सकता हूँ, और पूरे इंटरफेस को अच्छे से देखेंगे, हर चीज़ को विस्तार से समझेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। अब मुख्य बात जो मैं देखना चाहता हूँ वह ये है कि क्या ये पहली बार में ही एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसा लगता है? क्या इसमें ऐसा कुछ है जिसे हम एक यूआरएल के रूप में पा सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें? क्या इसमें ऐसा कुछ है कि हम ज़रूरत पड़ने पर तुरंत चीज़ों को एडजस्ट कर सकें बिना कोई अतिरिक्त प्रॉम्प्ट डाले? हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सब कुछ तुरंत लाइव हो जाता है बिना हमें कभी भी टर्मिनल को छुए? कोड की क्वालिटी कैसी दिखती है? क्या ये कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बहुत अच्छा हो? क्या मैं जो कोड बना है उसे लेकर किसी डेवलपर को दे सकता हूँ? या फिर ये ऐसा कोड बनाएगा जिसे लोग स्पेगेटी कोड कहते हैं, जिससे कि मैं ये किसी डेवलपर को नहीं दे सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। अब हम अपना मास्टर प्रॉम्प्ट यहाँ पेस्ट करने जा रहे हैं, जो है एक फ्रीलांसर क्लाइंट पोर्टल बनाएं जिसमें दो अलग-अलग यूज़र व्यू हों, एडमिन और क्लाइंट। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हमें क्या चाहिए, बजट और फ्रंट एंड पर सब कुछ। और प्राथमिकता ये है कि ऐप को ये लॉजिक संभालना चाहिए कि कौन लॉग इन है, ताकि स्क्रीन पर कौन सा डेटा दिखाना है ये तय किया जा सके। तो सिर्फ एक साधारण मास्टर प्रॉम्प्ट के साथ हम आगे बढ़कर सबमिट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमें ठीक ठीक क्या मिलता है। आप तुरंत देख सकते हैं, इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आप लेवल और बेस 44 में देखते हैं। आपका टेक्स्ट बॉक्स बाईं ओर है और ये यहाँ सोच रहा है, ठीक है? तो तुरंत ही हमारे पास कई अलग-अलग चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ये उस पर काम कर रहा है और इसमें एक टिप्स मेनू है, और जो भी कोड जनरेट हो रहा है उसे यहाँ एक स्क्रीन के पीछे रखा गया है। ठीक है, हमारे पास एक प्रीव्यू है, जैसा कि आप उम्मीद करेंगे कंटेंट एडिट करें। मुझे जिज्ञासा है कि ये क्या है, क्योंकि ज़्यादातर में सिर्फ प्रीव्यू और कोड ही होता है।
और फिर हमारे पास मोबाइल व्यू है जो बहुत अच्छा है, ओपन प्रीव्यू, नया टैब भी बहुत अच्छा है और फुल स्क्रीन व्यू भी है। ठीक है, और ये शुरुआत से ही वाकई में बहुत अच्छा है। ये मुझसे पूछ रहा है कि निर्माण शुरू करने से पहले मेरे पास एक त्वरित सवाल है कि एडमिन लॉगिन कैसा दिखना चाहिए। क्या इसमें एक साधारण पासवर्ड और ईमेल लॉगिन होना चाहिए, या आप चाहेंगे कि एक हार्ड कोडेड एडमिन अकाउंट हो जो हमेशा एक्सेस किया जा सके? ये शुरुआत से ही अच्छा है, क्योंकि आप वाकई में चाहते हैं कि आपका वाइब कोडिंग टूल आगे बढ़ने से पहले आपके प्रोजेक्ट की आवश्यकताओं को समझे। तो स्पष्टीकरण मांगना मेरे लिए एक सकारात्मक संकेत है। तो मैं यहाँ एक उत्तर चिपकाने जा रहा हूँ जिसमें मैं कहूँगा कि मैं साधारण पासवर्ड और ईमेल के साथ जाने की सलाह देता हूँ, लेकिन लॉगिन पेज में क्रेडेंशियल्स को ऑटो फिल कर दें। ठीक है, तो अब ये वास्तव में शुरू होने जा रहा है। तो ये कहने जा रहा है कि मुझे सुपरबेस सेटअप करना होगा। ये मुफ्त है और इसमें सिर्फ कुछ ही मिनट लगते हैं। ओह ठीक है, तो यहाँ शुरुआत से ही ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिलचस्प है। हर वाइब कोडिंग टूल आपको सुपरबेस के लिए साइन अप करने, लॉगिन करने और क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए मजबूर नहीं करता है। बेस 44 अब ऐसा नहीं करता और लवेबल भी अब ऐसा नहीं करता। तो अगर ये सच में चाहता है कि मैं सुपरबेस से कनेक्ट करूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन इससे ये उतना शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल नहीं रह जाता जितना हम देखना चाहेंगे। ये सिर्फ बैक एंड साइड की बात है, मुझे ये बताना ज़रूरी है। एक बार जब सुपरबेस कनेक्ट हो जाएगा तो मैं आपका पूरा पोर्टल बना दूंगा, जिसमें एडमिन डैशबोर्ड, क्लाइंट लॉगिन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रियल टाइम बजट कैलकुलेशन शामिल होंगे। मुझे बताएं जब आपने इंटीग्रेशन पूरा कर लिया हो। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या क्या है। तो अगर मैं यहाँ ऊपर इंटीग्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो सुपरबेस, ऑनलाइन स्टोर, एनालिटिक्स और स्ट्राइप दिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक स्ट्राइप गाइड है। आपके पास स्ट्राइप इंटीग्रेशन नहीं है, तो अगर मैं सुपरबेस पर क्लिक करता हूं और कनेक्ट बटन दबाता हूं तो ये मुझसे मेरे सुपरबेस अकाउंट में साइन इन करने के लिए कहेगा। तो मैं अभी अपने सुपरबेस अकाउंट में साइन इन नहीं करना चाहता। तो चलिए इसे कैंसिल करते हैं और कहते हैं सिर्फ फ्रंट एंड ही कर दो। ये वही है जिसकी मुझे उम्मीद थी। होस्टिंग के मामले में उनके पास थोड़ी बढ़त ये थी कि आप जानते हैं, उनके पास पहले से ही वेब होस्टिंग है। लेकिन अगर वे चाहते हैं कि आप सुपरबेस से बाहरी रूप से कनेक्ट करें ताकि बदलाव कर सकें, तो यह निश्चित रूप से ऐसी चीज़ है जो आप जानते हैं बेस 44 पर वास्तव में ज़रूरी नहीं है। इस समय बेस 44 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सारा बैकएंड पहले से ही बेस 44 में ही बना हुआ है। आपको कभी भी सुपरबेस से बाहरी रूप से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बेस 44 ये सब पर्दे के पीछे खुद ही कर देता है। आप वास्तव में कभी इसे ऐसा करते हुए नहीं देखते। तो फिर हमें यहाँ ये देखने की ज़रूरत क्यों है? ये मुझे सुपर बेस में साइन इन करने के लिए कहेगा, जो कि मेरा मतलब है 10 महीने पहले ये वाकई शानदार था, अब उतना नहीं। तो ये आगे बढ़कर यहाँ पूरा फ्रंट एंड तैयार कर देगा, और अगर हम चाहते कि ये बैक एंड भी बनाए तो हमें कनेक्ट करना पड़ता। सुपर बेस हम देख सकते हैं कि ये रियल टाइम में क्या अपडेट कर रहा है, और जब ये वास्तव में कोड लिख रहा होता है तब मैं यहाँ कुछ भी नहीं देख सकता। ऊपर दाईं ओर एक बटन भी है जिस पर लिखा है आस्क कोडी, जो मुझे लगता है कि उस एआई एजेंट का नाम है जिसे वे इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि खास तौर पर क्लाउड कोड या जीपीटी। मुझे लगता है कि कोडी उनका खुद का नाम है उनके चैट विंडो के लिए, लेकिन इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ। हमारे पास कुछ क्विक गाइड्स, हेल्प गाइड्स भी हैं। आस्क कोडी क्या है? नमस्ते, मैं कोडी हूँ, आपका एआई असिस्टेंट। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और ये आपके का उपयोग नहीं करेगा। अच्छा, समझ गया। तो यहाँ एक इंटीग्रेटेड चैटबॉट है जो असल में आपके कोड लिखने वाले चैटबॉट से अलग है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जो थोड़ा अलग है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब मैं वेबसाइट के बारे में सवाल पूछना चाहता था और मैं ये साइड में असली प्रॉम्प्टर में करना चाहता था, लेकिन मुझे चिंता थी कि इससे क्रेडिट्स खर्च हो जाएंगे। लेकिन ये वाकई अच्छा है, मैं इससे जो भी सवाल पूछना चाहूँ पूछ सकता हूँ, और इससे न तो वेबसाइट में कोई बदलाव होगा और न ही एआई क्रेडिट्स खर्च होंगे। तो मैं इससे सवाल पूछ सकता हूँ। इसमें एआई पर्सनलाइजेशन भी है। मैं मैसेज डाउनलोड कर सकता हूँ, नई चैट शुरू कर सकता हूँ और हिस्ट्री रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मूल रूप से एक मिनी चैट जीपीटी या मिनी जेमिनी या क्लॉड जैसा है, जो होस्टिंग होराइजंस में ही बनाया गया है। ये बहुत ज़्यादा शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है। यही वह चीज़ थी जिसकी मुझे शुरुआती अनुकूल फीचर्स के मामले में उम्मीद थी, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब जब ये वास्तव में क्लाइंट पोर्टल का फ्रंट एंड बना रहा है, तो चलिए एक बार फिर से इंटीग्रेशंस पर नज़र डालते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में ही यहाँ इंटीग्रेशन साइड पे हमारे पास फिर से सुपर बेस है। अगर आप बैक एंड को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने उत्पादों, ऑर्डर्स, पेमेंट्स को मैनेज करने के लिए, एक ऑनलाइन स्टोर जिसमें बिल्ट इन एडमिन पैनल है और इसके लिए किसी तरह की प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत नहीं है, तो ये काफ़ी प्रीफैब्रिकेटेड सा लगता है। और हमारे पास एनालिटिक्स भी है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपको कितने विजिटर मिल रहे हैं और वे किस टॉप देशों से आ रहे हैं। तो इसमें कुछ एसईओ भी है।
साथ ही स्ट्राइप को इंटीग्रेट करने के लिए एक गाइड भी है, लेकिन शुरुआत में कोई असली स्ट्राइप इंटीग्रेशन नहीं है। और ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे और इंटीग्रेशन उपलब्ध होंगे, वे उन्हें जोड़ना भी चाहेंगे। मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से नए टूल्स में से एक है। ये उतने समय से नहीं है जितना कि मान लीजिए बेस 44 या लवेबल, तो मैं फ़िलहाल इसे थोड़ा-सा छूट देने वाला हूँ। लेकिन अगर सीधे तौर पर कहूँ तो अभी यह जिस स्थिति में है, अगर आपको सुपरबेस से बाहरी रूप से कनेक्ट करना पड़े तो ये ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारे दूसरे वाइब कोडिंग टूल्स में नहीं करनी पड़ती। बस इतना ही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। ठीक है, और हमारे पास अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का पहला वर्जन है। जारी रखने के लिए अपना लॉगिन प्रकार चुनें। हमारे पास एडमिन लॉगिन है, admincompany.com, पासवर्ड एडमिन के रूप में लॉगिन करें, क्रेडेंशियल्स ऑटो फिल करें और फिर क्लाइंट के रूप में लॉगिन करें। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3। ठीक है, तो हम इसे टेस्ट करने जा रहे हैं, बस ये देखने के लिए कि पर्दे के पीछे क्या हुआ है। इससे पहले कि हम वास्तव में इसमें कुछ बदलाव करें, यूज़र इंटरफेस फ्लो में जाने से पहले हम एडिट कंटेंट को चेक करने जा रहे हैं। मुझे जिज्ञासा है कि ये क्या है? ओह! समझ गया, ठीक है, तो ये इनका विजुअल एडिटर है। ओह! मैं इसे रियल टाइम में ही एडिट कर सकता हूँ। क्लाइंट पोर्टल, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल लगता है, जब तक कि मैं ये नहीं देखता कि ये टेक्स्ट केवल चैट के ज़रिए ही बदला जा सकता है। मुझे ये फ़ीचर वाक़ई बहुत पसंद आया। मुझे टेक्स्ट पर क्लिक करने की यह सुविधा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे इस बात को लेकर थोड़ी चिंता है कि ये काफ़ी चुनिंदा और सीमित है। ये वही है जिसे होस्टिंग होराइज़न्स एडिटेबल मानता है। ये ऊपर वाला हिस्सा बढ़िया है, लेकिन आदर्श रूप में मैं चाहता हूँ कि यह नैनो बनाना प्रॉम्प्ट जैसा हो, जहाँ मैं वास्तव में जब मैं गूगल स्टिच जैसा कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़र इंटरफ़ेस के उस हिस्से पर क्लिक कर सकूँ जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। अपना प्रॉम्प्ट हमेशा की तरह दर्ज करूँ और फिर उसे चलने दूँ। मान लीजिए उन बदलावों को करने में लगभग 30 सेकंड लगते हैं, तो यह फ़ीचर ज़ाहिर तौर पर इसे और भी ज़्यादा आसान और तेज़ बनाना चाहता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। इसमें बदलाव करने में सिर्फ़ कुछ सेकंड लगे, लेकिन ये बात कि मैं हर चीज़ में बदलाव नहीं कर सकता, थोड़ी-सी कमी है। ठीक है, तो अब हम एडिट कंटेंट सेक्शन से कोड की तरफ जाएँगे और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। ठीक है, हमारे पास पूरी ऐप है जिसमें हमारा ऐप JSX, कंपोनेंट्स, बटन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हमारी लाइब्रेरीज़ और अलग-अलग पेजेस के साथ-साथ हमारी कॉन्फ़िगरेशन भी शामिल है। अब ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या मैं कोड में बदलाव कर सकता हूँ? ठीक है, मैं बिना पैसे दिए कोड में बदलाव कर सकता हूँ और उन बदलावों को सेव कर सकता हूँ और यह उसी हिसाब से सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही एक बड़ा पॉइंट है। कई दूसरे वाइब कोडिंग टूल्स, मुझे लगता है बेस 44 उनमें से एक है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारें। वे आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप पेड प्लान पर हों, तभी आप वास्तव में कोड में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। ये फ्री प्लान पर है। हालांकि मेरे पास होस्टिंगर का प्रीमियम वर्जन है, लेकिन ये खास होस्टिंगर होराइजन्स अपनी अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ आता है। यह मुख्य रूप से एआई क्रेडिट्स के लिए है, जाहिर है, लेकिन इसके बावजूद फ्री एआई क्रेडिट्स पर भी मैं कोड में बदलाव कर सकता हूँ बिना पैसे दिए, जो कि एक प्लस पॉइंट है। आइए मोबाइल व्यू देखें और देखें कि मोबाइल व्यू मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं। बहुत बढ़िया। शुरुआत में ही हमारे पास मुख्य पेज है। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा है। आइए असली यूज़र इंटरफेस फ्लो आज़माते हैं। हम एक एडमिन के रूप में लॉगिन करेंगे। अच्छी एनिमेशन, सिंपल डैशबोर्ड, आप अलग-अलग स्टेटस टॉगल कर सकते हैं और ये रियल टाइम में अपडेट होता है और इस समय ये पूरी तरह से फ्रंट एंड है। अगर मैं चाहता कि ये बैक एंड से जुड़ा हो तो मुझे इंटीग्रेशन में जाकर सुपरबेस को इंटीग्रेट करना होगा। तो हमारे पास ऊपर लॉग आउट बटन है और नीचे एक नया प्रोजेक्ट जोड़ें बटन भी है। और अगर मैं इनमें से किसी पर क्लिक करता हूँ तो हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसमें लिखा है नया प्रोजेक्ट जोड़ें, नया स्टेटस, बजट और ईमेल। अगर मैं प्रोजेक्ट जोड़ने जाऊँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें असली टेस्टिंग है ये देखने के लिए कि ईमेल और प्रोजेक्ट जोड़ने पर वे दिखते हैं और एक सुंदर एनिमेशन भी है। क्या मैं इसे जोड़ूँ? ठीक है, अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। यहाँ शानदार एनिमेशन है। क्लाइंट लॉगिन, क्लाइंट 1, 2 या 3 क्लाइंट 1 क्लाइंट के रूप में लॉगिन करें। ठीक है, और अब हमारे पास ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म रीडिजाइन इन प्रोग्रेस ब्रांड आइडेंटिटी पैकेज है। रिवीजन हिस्ट्री पेंडिंग रिव्यू है और यहाँ और कुछ खास नहीं है। अगर मैं रिक्वेस्ट रिवीजन दबाता हूँ तो ये बस उस स्टेटस को बदल देता है। ठीक है, तो अब अगर मैं लॉग आउट करता हूँ और फिर से एडमिन के रूप में लॉगिन करता हूँ तो क्या वह स्टेटस बदल जाएगा? ठीक है, बहुत दिलचस्प। तो ये सही तरीके से क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 से कनेक्ट हो रहा है और उन सभी खास प्रोजेक्ट से भी, हालांकि ये अभी असली बैकएंड से जुड़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ साइड में मेनू खोलता हूँ तो हम देख सकते हैं कि मेरे पास 3 एआई क्रेडिट बचे हैं और मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। मैं होस्टिंग या डैशबोर्ड देख सकता हूँ, नई वेबसाइट बना सकता हूँ या इस वेबसाइट को डुप्लिकेट कर सकता हूँ।
या दूसरों को अपनी वेबसाइट कॉपी करने दूँ और 160 अमेरिकी डॉलर तक कमा सकता हूँ। डॉलर। मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि वे इसे टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ख़ास डील है जहाँ मैं वास्तव में उस डील का दावा कर सकता हूँ। ठीक है, यह निश्चित रूप से सबसे शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल है, क्योंकि भले ही मेरे पास रियल टाइम में कोट एडजस्ट करने की क्षमता है, ये ऐप बनाने के लिए एक बहुत ही बेसिक लेकिन अच्छा दिखने वाला यूज़र इंटरफेस है। सबसे बड़ा ध्यान देने योग्य बिंदु मुझे कहना होगा, ये है कि इसमें किसी भी तरह का डेडिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं है। आपको वास्तव में सुपरबेस को बाहरी रूप से एक सुपरबेस अकाउंट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जो उन लोगों के लिए उतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जो एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। अब मुझे जिज्ञासा हो रही है, अगर मैं ये पब्लिश बटन दबाऊँ तो देखते हैं क्या होता है। मैंने इसे दबाया और ये बिना वेबसाइट का नाम पूछे अपने आप ही पब्लिश करना शुरू कर देता है। ये बस इसे पब्लिश कर रहा है। मुझे बहुत जिज्ञासा है कि आगे क्या होने वाला है। ये मुझे बता रहा है, ठीक है, चिंता मत करो, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ठीक है, बधाई हो, आपकी साइट अब लाइव हो गई है। ये मुझे एक अस्थायी डोमेन दे रहा है और फिर मैं एक कस्टम डोमेन कनेक्ट कर सकता हूँ और वेबसाइट को दुनिया के साथ साझा कर सकता हूँ। तो यहीं से होस्टिंग या अन्य लाभों की शुरुआत होती है। आपके पास एक अस्थायी डोमेन है, आप साइट पर जा सकते हैं और अब अगर मैं वास्तव में आगे बढ़कर साइट पर जाता हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। जॉश का क्लाइंट पोर्टल, और ये बस वेब पर है, कोई भी एक्सेस कर सकता है और ये वही एप्लीकेशन है और मैं स्टेटस को उसी अनुसार टॉगल कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक साधारण वेब एप्लीकेशन के लिए ये काफ़ी अच्छा है। हमें कुछ भी जोड़ने या किसी भी पेड प्लान के लिए साइन अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम सिर्फ कस्टम डोमेन कनेक्ट करें पर क्लिक करके एक कस्टम डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं और ये मुझे होस्टिंगर के डोमेन चयन पेज पर ले जाएगा। तो ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मुझे कहना पड़ेगा, सब कुछ देखने के बाद यहाँ बहुत सी चीज़ें पसंद करने लायक हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो काश इसमें होती। होस्टिंगर होराइजन्स वाकई में सबसे बुनियादी शुरुआती संस्करण जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि यह एक नया प्रोडक्ट है और अगर वे बेस 44 या लवेबल के बराबर आना चाहते हैं तो उन्हें अभी थोड़ा और आगे जाना होगा। कुछ फीचर्स जिनकी मुझे शुरुआत में ही उम्मीद थी, जैसे कि डेडिकेटेड बैकएंड इंटीग्रेशन, वो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन यह किसी भी शुरुआती वाइब कोडर के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु जैसा लगता है। क्या आप बस कुछ बनाना चाहते हैं और उसे वेब पर मुफ्त में होस्ट करना चाहते हैं? इस एप्लीकेशन को बनाते समय मुझे कभी भी किसी पेवॉल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं ऐप की सभी सुविधाओं को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था बिना कभी अपग्रेड किए। मुझे केवल एक ही चीज़ के लिए वास्तव में भुगतान करना पड़ता, अगर मैं कस्टम डोमेन चाहता। लेकिन मुझे पता है कि पोस्टिंगर पहली डोमेन मुफ्त में देता है, तो शायद यहाँ भी ऐसा ही है। हालांकि कुछ चीज़ें गायब थीं, लेकिन यहाँ कई ऐसी सुविधाएं थीं जो मुझे वास्तव में बहुत पसंद आईं। एक समर्पित चैटबॉट जिससे मैं बिना किसी बाधा के बात कर सकता था। अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड किए बिना ही इन सुविधाओं का लाभ उठाना वाकई अच्छा था और ये वही था जो मुझे पसंद है। होस्टिंगर के बारे में और इसे होस्टिंगर के इंटरफेस और इकोसिस्टम से जोड़ना, ऐसे ऐप्स बनाना और उन्हें विजुअलाइज करना आसान बनाता है, जैसे कि मैं होस्टिंगर पर अन्य वेबसाइट्स और ऐप्स बना और होस्ट कर रहा हूँ। वैसे भी ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पर आप एक मल्टी मिलियन डॉलर का प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन जहाँ तक एक शुरुआती टूल की बात है, इसने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी बिना किसी पेवॉल के, और ये इकोसिस्टम में पूरी तरह से फिट बैठता है। मुझे उम्मीद है कि वे और फीचर्स जोड़ देंगे ताकि ये बेस 44 और लवेबल जैसा बन सके, जैसे बैक एंड इंटीग्रेशन। आज के अनुभव से मैं आसानी से एक साधारण प्रोडक्ट बनाकर सेटअप कर सका। कोई पेवॉल नहीं, आसान प्रॉम्प्टिंग और ज़्यादा बग्स भी नहीं थे। इसमें महानता की शुरुआत है और मैं सच में देखना चाहता हूँ कि वे इस प्रोडक्ट के साथ आगे क्या करते हैं। इसे आजमाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शायद अब तक इसमें नए फीचर्स जुड़ गए हों। होराइजन उन लोगों के लिए अच्छा शुरुआती टूल है जो बिना पेड प्लान के शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वह वेबसाइट हो या ऐप, वाइब कोडिंग और एआई एप्लीकेशन की दुनिया में। तो इसे खुद आजमा कर देखें। बताएं कैसा लगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखें। देखने के लिए शुक्रिया। मैं जोश हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं।